नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश भर में फैले हुए कोरोना संक्रमण की। हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह पर तमाम लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और तरह-तरह के इलाज चल रहे हैं। बहुत से लोगों की अगर हम बात करें तो वो अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो हम कह सकते हैं जिनको अस्पताल नहीं मिल रहा है, वो अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने-माने डॉक्टर बीके डे साहब। आइए उन्हीं से बात करते हैं। डे साहब, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार। सर, जब कोरोना की बात करते हैं, कोरोना संक्रमण की बात करते हैं, तो दहशत आ जाती है लोगों के अंदर कि कोरोना हो गया है, अब तो क्या होगा। और मुझे भी कोरोना हुआ, तब 4-5 दिन तक मैंने जो सरकार कहती है वो दवाएं खाई और उसके बाद भी हमारी स्थिति ठीक नहीं हुई। तब आपसे मैंने बात की तो आपने कहा कि सिद्धार्थ, दवा खाने की जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सर आप बताइए कि हमारे दर्शकों को कि एंटीबायोटिक भी खाए जा रहे हैं, साथ ही साथ तरह तरह की दवाएं डॉक्टर लिख रहे हैं, मल्टीविटामिन और ये सब खाते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका सेंटेंस आज भी मेरे कान में गूंज रहा है कि ये क्या दवा खा रहे हो, क्यों खा रहे हो एंटीबायोटिक? क्या कहेंगे सर? आपका दर्शकों के लिए मुझे एक ही संदेश है कि जब तक कोई जानकारी सही ना मिले तब तक उसका कोई उपयोगिता का अपने शरीर पे परीक्षण ना करें। जैसा कि आजकल आपको मालूम है कि बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर लोग अपने मरीज पे भरसक कोशिश कर रहे हैं कि मरीज की जान बच जाए और तरह-तरह के दवाई, जबकि हमको मालूम है कि कोरोना वायरस के खिलाफ सही किसी दवाई का मूल्यांकन विश्व भर में नहीं है। कोई दवाई का अभी तक पता नहीं चला। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो एक चीज का सिर्फ पता चला है वैक्सीन के बारे में। आपको वैक्सीन लगाना बहुत ही अति आवश्यक है और जब भी सरकारी कोई किसी तरह का दिशा निर्देश दिया जाता है, उसी वर्ग के लोगों को अस्पताल में जाके अपने नाम पंजीकृत करवाने के पश्चात ये दवाइयाँ हमारे वैक्सीन के बारे में जानकारी उपलब्ध हो और अपने नज़दीकी केंद्र में जाके वैक्सीन का ज़रूर लगवाएँ। टीकाकरण होने से आपको कुछ हद तक बचाव हो सकती है। लेकिन इसमें भी संशय है कि वैक्सीन में पहले कोविशील्ड के बारे में 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगाने की बात कही। फिर उसके बाद बदल गया, 6 से 8 हफ्ता हुआ, फिर 8 से 12 हफ्ता हुआ और अब 12 से 16 हफ्ता बोला जा रहा है। तो हर चीज के बारे में दिशा निर्देश निरंतर बदलती जा रही है। बाकी रहा दवाइयों की बात, आइवरमेक्टिन, डब्ल्यूएचओ कहता है आइवरमेक्टिन दवाई ना लिया जाए, लेकिन इंडिया में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। इनको लेने की होड़ लगी हुई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें एक टाइम दुनिया में आपस में लड़ाई हो रही थी, भिड़ंत हो रही थी, लेकिन आजकल उसकी नाम तक नहीं सुना जा रहा है। प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा थेरेपी कारगर है या नहीं है, इसके बारे में भी लोगों को सही जानकारी नहीं है। तो आईसीएमआर ने बोला है थोड़े दिन में हम गाइडलाइन निकालेंगे, इसका कोई उपयोगिता है नहीं। अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इसके बारे में कहा ये तो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, तो इस वायरस के खिलाफ क्यों दिया जाता है। रेमडेसिविर का कोई सटीक जानकारी नहीं है, उपयोगिता कब दी जाए कब नहीं दी जाए, इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। उसके बाद जहां तक रहा जांच की बात, आप हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी जो हम छाती का एक्सरे करवा के जांच करते हैं, उससे कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी उसको लेके लोग संचय में रहते हैं। उसके बाद रहा आपका ब्लड टेस्ट के बारे में। ब्लड टेस्ट बहुत महंगा, बहुत तरह का ब्लड टेस्ट होता है, इसमें आप जाके बहुत लोगों के भीड़ में इकट्ठा होकर ब्लड देते हैं, उसमें भी आपकी जान की बनी आती है और इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। उसके बाद रहा काढ़ा पीने का। काढ़ा पीने से क्या उपयोगिता है, इसकी कोई वैज्ञानिक परीक्षण अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद रहा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक बहुत ही फायदेमंद दवाई है, लेकिन इसमें कितना काम करेगा, या जिनके
जो प्रतिरोधक शक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको कितना फायदा होगा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो जब किसी भी दवाई का सटीक जानकारी नहीं है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में इस वक्त एक सावधानी मैं बताना चाहता हूँ जो अच्छी तरह जान ले। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने डायबिटिक मरीज को दे दिया और उसके बाद उसकी प्रतिरोधक शक्ति और नीचे चली जाती है, अगर ये बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, तो अब जो है म्यूक्रोमाइकोसिस नाम की एक बीमारी आ रही है, जिसमें आपका कभी भी कोई दवाई से ठीक नहीं होता है। और अगर ये ठीक नहीं होगा तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके मुंह के सारे हड्डियों को ऑपरेशन में, बड़ी ऑपरेशन में, बारीक ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा। अगर वहां से भी अगर आंखों के दर्द कम नहीं हुआ तो फिर जिंदा आदमी का आंख तक निकाल देनी पड़ती है। इतना ज्यादा खतरनाक है ये दवाइयां। और अगर इस तरह की दवाइयां हम, जिसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्यों हम इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ। इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं अपना पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैंने अपने मरीजों को सबसे पहले एक काम किया। जैसे ही उनको लक्षण दिखाई देता है, मैंने एक कमरे में उसको 10 दिन के लिए अलग रखने का, पृथकवास जिसको बोलते हैं, क्वारंटाइन बोलते हैं, उसमें हम उनको रख देते हैं। उसके बाद वहीं अपना दिनचर्या वो निभाते हैं, जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन होता है। अगर धूप आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन से ये वायरस का गतिविधि बहुत कम होता है। अकेले रहने से इसकी गतिविधि कम होती है, ये देखा गया है, ये मेरा अनुभव है। और मैंने आज तक जितने मरीजों का इलाज किया, मैंने कोई दवाई, यहाँ तक कि विटामिन का भी प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि कुछ उनमें भी प्रिजर्वेटिव होते हैं। नेचुरल विटामिन हम खा सकते हैं, हम मिर्च खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, नींबू पी सकते हैं, नींबू का शरबत बना के पी सकते हैं। तो ये कई चीजें हैं जो हमको बहुत ज्यादा उपयोगी लगा, और हमने जिनमें भी प्रयोग किया हमको सफलता मिली। तो हम चाहते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट, एक सबसे बड़ी बात जो हमारी साइंस बताती है, मेडिकल साइंस में एक बात बताती है, नो हार्म टू द पेशेंट, टू नो हार्म टू द पेशेंट। इसका मतलब होता है किसी भी मरीज को हम किसी तरह के इलाज के दौरान क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेरे मन में प्रश्न उठता है कि अगर किसी दवाई के बारे में सही जानकारी दुनिया के पास भी नहीं है, तो उन दवाइयों का मरीज के ऊपर प्रयोग करने से क्या वो लाभप्रद है? और हमारे अनुभव में जितने लोगों ने शुरू के माइल्ड माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर एंड क्रिटिकल, जब माइल्ड होता है, जब एकदम शुरू में लक्षण का हल्का पता चलता है, उसी टाइम अगर हम बड़े बड़े कड़े कड़े दवाइयां देने लग जाएं, तो मरीज की प्रतिरोधक शक्ति वैसे भी कम हो जाती है, छिन्न हो जाती है। उसके शरीर के अंदर के जितने भी चीज हैं प्रतिरोधक के शक्ति, वो छिन्न हो जाने के कारण ये और ज्यादा भयंकर रूप से काम करने लगता है। तो मेरा ये मानना है कि जब कम लक्षण दिखाई दे, हल्का लक्षण दिखाई दे, तभी उनको पृथकवास में रख दिया जाए। इससे बढ़िया कोई इलाज मेरे समझ से नहीं होगा। कोई दवाई का एक्सपेरिमेंट इस वक्त ना करे, क्योंकि ये बहुत घातक है। हमारे हॉस्पिटलें भरी हुई हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय हम मरीज को इधर उधर लेके भटके। और जितना हम भटकेंगे, मरीज की ऑक्सीजन लेवल उतनी गिरती जाएगी। ऑक्सीजन अगर गिरती जाएगी तो उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा में जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। तो छोटे छोटे गांवों में जहां आपको जैसी जानकारी है, अब तो गांवों में फैल चुका है, वहां तो चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही चरमराया हुआ है, वहां तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो कृपया जैसे ही आपको लक्षण दिखाई दे, आप अपने आप को ध्यान मग्न करते हुए, कृपया आपसे यही प्रार्थना है कि अपने आप को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, और एक अलग कमरे में रहने लगे। वहीं पे खाना पीना जो भी करना है 10 दिन के लिए, कृपया आप घर से बाहर ना निकले, लोगों को संक्रमण ना फैलाएं, अपनी जिंदगी को बचाएं, औरों को जिंदगी बचाएं। इस वक्त हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले रोकथाम ही अपनी बचाव का कारण बनेगा। रोकथाम करिए, अपने आप को बचाइए, लक्षण देखते ही अपने आप को अलग रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखें, हाथ को धोते रहें। अगर लक्षण थोड़ी बहुत होती है, बुखार अगर हल्का होता है, तो उसमें पैरासीटामोल लेने की भी जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से साबुन से मुंह हाथ को धो लें, नाक के अंदर को अच्छी तरह धो लें, आंख को धो लें,
इस तरह से आप अगर लक्षण से निकल आते हैं तो यही सबसे अच्छी चिकित्सा होगी। और शरीर में इतनी ताकत होती है कि शरीर इस वायरस को बड़ी अच्छी तरह से अपने अपने प्रतिरोधक शक्ति द्वारा इसको नियंत्रण में रख सकता है। तो आपको किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है। आप साधारण लक्षण होते ही, कोई टेस्ट रिपोर्ट ना आए, तब भी अपने आप को पृथकवास में रखें, अपने आप को बचाएं, अपने आप की शरीर की रक्षा करें, इधर उधर की चीजें ना खाएं, साधारण हल्का खाना खाएं और ध्यान रखें हमेशा चलते फिरे, घर के कमरे में अंदर में चले, हमेशा लेटे ना रहें। और ध्यान रखें कि अगर कोई डॉक्टर की सलाह फोन लाइन पे उपलब्ध है तो उनसे छोटी मोटी बातों के बारे में बताएं। लेकिन अगर आपकी सांस की गति ज्यादा चल रही है, जैसे कि 18 से 20 अगर चल रही है, तब आप समझिए आपको ऑक्सीजन की तो जरूरत नहीं है, तब आपको डॉक्टर की भी सलाह लेनी पड़ सकती है। और उससे भी ज्यादा जैसे 24 से 30 अगर आपकी सांस की रफ्तार बढ़ गई है, सांस की गति बढ़ गई है, तो आप जाके कृपया अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो ऑक्सीजन की मात्रा नापते रहिए, बॉडी का टेम्परेचर देखते रहिए, ब्लड प्रेशर देखते रहिए। और बाकी जो दवाइयां आप पहले से किसी रोगग्रस्त होने के कारण, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की मरीज या डॉक्टर की सलाह में कोई दवाई ले रहे हैं तो उनकी सलाह से दवाई लेते रहें। अपने आप कोई इलाज ऐसा ना करें जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। कृपया कोई दवाई के कारण क्षतिग्रस्त ना हो, यही मेरी सुझाव है। और मैं सरकार से चाहूंगा कि लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी जरूर बनाएं, ताकि हर एक डॉक्टर उसी को फॉलो करे, ना कि इधर उधर की दवाइयां के बारे में होड़ लगाए और लोगों को गलत राह में प्रेरित करे, ताकि नुकसान कम हो। मैं इस वक्त ज्यादा चिकित्सा के बारे में नहीं सोच रहा हूं। हम चाहते हैं ये रोग का प्रतिरोधक हो, लोगों तक ये रोग ना फैले और फैलने से रोके, और जीवन यात्रा पहले जैसे हमारा स्मूथ हो, हम मास्क से निकल जाएं और हर तरह की बंदिशों का, लॉकडाउन, ये सबसे बच जाएं और जीवन को एक गति दे सके। हमारे लिए इकोनॉमी भी उतना ही जरूरी है, हमारा स्वास्थ्य भी जरूरी है, हमारी कमाई भी जरूरी है, हमारे घर परिवार की सुरक्षा भी जरूरी है। तो जीवन के लिए, जीवन को बचाना ही हमारा अभी लक्ष्य होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कि आप अपना समुचित ख्याल रखें, ताकि किसी तरह का आपको ये रोग आपको बाधित दिक्कत ना पैदा करे और आने वाले दिनों में आप और ज्यादा स्वस्थ हों, यही हमारी कामना है। डॉक्टर डे, जो आपने बताया उसमें हमें जो मोटा मोटा समझ में आया कि जो डॉक्टर हैं वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी एंटीबायोटिक दे दे रहे हैं, कहीं कोई चीज दे रहे हैं, उनको लग रहा है इससे सही हो जाएगा, या ऐसी दवाएं जिनका सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो कंपनियां कह रही हैं कि ये अभी हम सक्सेसफुल नहीं है। जैसे रेमडेसिविर के अगर हम बात करें तो वो इंजेक्शन उसका जो है, अगर भारत की बात करते हैं तो वहां ब्लैक में बिक रहा है, 40-40 हजार का लोग इंजेक्शन खरीद रहे हैं। तो ऐसी क्या जो है स्थिति आ गई है जिसमें इस तरीके की के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं बनाया गया कि जो किस तरीके से क्या क्या दवाएं देनी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको कि इसमें जो है सरकार को एक दखल देना चाहिए, किन दवाओं का इस्तेमाल होना है और किन का नहीं होना है, एकदम सीधी सीधी गाइडलाइन आनी चाहिए ना? जी, जी, आपने सही फरमाया। यही सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है मेरे मन में कि गवर्नमेंट अपने हाई हाई पावर कमेटी, जिसमें पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट को और बड़े फिजिशियंस को लेके, ये तो कम से कम तय करे, जिस चीज की जानकारी ना हो उसको खुलेआम इस्तेमाल ना करें। और जो साधारणतः बीमारी के लक्षण के तुरंत बाद आप कर सकते हैं, वो जरूर अवश्य करें। और गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो मूलतः जो गवर्नमेंट हमें गाइडलाइन देती है, हम उसको फॉलो करते हैं और उसी को फॉलो करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करनी चाहिए, ना कि कोई भी अनजान लोगों से इलाज करवानी चाहिए। आजकल फोन पे डॉक्टरों को गाइडलाइन गवर्नमेंट का दिया हुआ है कि आप किसी भी डॉक्टर से फोन पे, विश्व में किसी भी डॉक्टर से कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है, इसी महीने ये ऑर्डर आ चुका है।
तो ये ऑर्डर के बारे में सभी डॉक्टरों को हम चाहते हैं कि वो फोन पे अपने मरीजों को, कोई भी मरीज की फोन आता है तो उसको आप लीगली एंटरटेन कर सकते हैं, उसको सलाह दे सकते हैं, फोन पर सलाह दे सकते हैं, क्योंकि यही हमारा धर्म है, हमारा डॉक्टरी पेशा का धर्म है कि ज्यादा से ज्यादा जान हम बचा सके, लोगों को फायदा हमसे हो, यही हमारा मूल मंत्र है और यही हमारा पेशा का धर्म होता है। डॉक्टर जी, जब मुझे दिक्कत हुई, मुझे कोरोना हुआ और उसके बाद हमने दवाइयाँ खाई, फिर आपसे जब मैंने संपर्क किया, तो आपने एक और चीज़ बोली। एक तो दवा बोला कि अरे कुछ नहीं खाना है, एंटीबायोटिक नहीं खानी, विटामिन सी, ये मल्टीविटामिन, ये क्या खा रहे हो? ये आपके सेंटेंस था कि ये क्या फालतू चीज़ें खा रहे हो? क्या करना है? तब मुझे समझ में आया कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा तो दिमाग का एकदम दिमाग में एंटीना खड़ा हो गया कि अरे क्या बता रहे हैं आप। तो ये हम जानना चाह रहे हैं। एक चीज आपने और बोली थी कि पानी पीते रहिए, और साथ ही साथ जब बुखार आपका या फीवर ऊपर चला जाए, 100 से ऊपर जाए, तभी आपको जो है पैरासीटामोल या बुखार वाली दवा लेनी है। इसके अलावा आपने बिल्कुल। तीसरी दवा कोई नहीं बताई। तो पानी का क्या रोल होता है इस बीमारी में या किसी और बीमारी में, क्यों इतना जरूरी है? दूसरी चीज है, बुखार एक एक निश्चित लिमिट से ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर जाता है तो क्या नुकसान है, और उसको नीचे रखने की बात क्यों करते हैं? जी। जी, बुखार का जहां तक सवाल है, ये एक शुरुआती लक्षण होती है और मैं थोड़े से और लक्षण के बारे में बता दूं, क्योंकि आप अपने आप को कैसे समझेंगे कि आपको ये कोरोना का बीमारी हुआ है या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं इसको, अगर आपको हुआ है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, सर में दर्द, बदन में दर्द, स्वाद ना आना, या आपकी सूंघने की शक्ति, आपकी घ्राण शक्ति अगर नहीं आ रही है, या डायरिया होना, इस तरह के कई लक्षण छोटे मोटे हो सकते हैं। शुरुआती लक्षण तो इस तरह के होते हैं जो हम नजरअंदाज कर लेते हैं, लेकिन हमें उसी टाइम सचेत हो जाना चाहिए कि आजकल अगर हमारा टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया तब तक अपने आप को कोरोना से ग्रस्त माने। रहा बात बुखार का, अगर आपको बुखार, हल्की बुखार आ रही है तो आप उस टाइम मुंह हाथ धो ले, और मुंह हाथ धोने के बाद आप देखें कि ये बुखार अपने आप नीचे आ रही है, क्योंकि तापमान आना हमारे समझ से बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि तब आपकी बॉडी लड़ाई लड़ रही होती है। जब भी कहीं लड़ाई होता है तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में भी गर्मी बढ़ती है। अगर गर्मी बढ़ती है तो पसीना आएगा, पसीना आएगा तो आपके शरीर में जितने मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वो निकलता है। साथ में पानी का बहुत मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसलिए पानी अगर ना हो तो शरीर के अंदर में लक्षण और भी गंभीर रूप धारण करता है। इसलिए पानी हमारे शरीर में 80 से 90% पानी होता है। तो ये पानी हमेशा पूर्ण तौर पे हमारे शरीर में बनी रहे, नहीं तो आपका पेशाब भी गाढ़ा हो सकता है, आपको और लक्षण हो सकते हैं। तो इसलिए कम से कम इससे बचने के लिए साधारण तरीका है कि हमेशा पानी की मात्रा पूरी रखिए, और पानी अगर पूरा रहेगा तो जितना हमारे शरीर में एंजाइम है, एंटीबॉडीज है, वो बनने में भी सहायता होता है। तो लीवर को भी काम करने में, जितने हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें पानी का पूरा पानी हो, फ्लूइड हो, जितना तरह का फ्रूट जूस हो, जो भी हमारे सामने उपलब्ध हो, उसको जरूर हम ले। और ये लेने से हमारे शरीर की जो प्रचुर मात्रा में पानी की जो कमी है वो भरपूर मात्रा में रहेगी, ताकि हमारे शरीर सही ढंग से काम कर सके और हमें आगे का लक्षण से हमें बचा सके और कोई और तरह का गंभीर समस्या पैदा ना हो। डॉक्टर साहब, एक और चीज मुझे याद है जो आप मुझसे कहते थे कि विटामिन सी की जब बात की या हमने मल्टीविटामिन की बात की, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि नहीं, ये सब नहीं लेना है, आप फल खाइए। आपने फल पर ज्यादा जोर दिया कि आप मौसम्मी खाइए, नींबू नींबू पानी पीजिए। तो आखिरकार ये जिस मल्टीविटामिन का जो खेल चल रहा है जगह जगह की, मल्टीविटामिन ले लो, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, हम अगर खाना ठीक से खाते हैं, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां, इन सभी में प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है। और हम आर्टिफिशियल चीज, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया चीज है, हमारे देश में ना जाने किस कंपनी में बन रहा है, किस फैक्ट्री में बन रहा है, उसका क्या मापदंड है, वो किस तरह से बनाया रहा है, उसके साथ क्या क्या और चीजें मिला रहा है। अगर इस तरह का चीजें मिलता रहेगा तो हमें लगता है
इसका क्षति आपको जरूर मिलेगा। तो ये क्षति किस तरह का होगा ये अभी से बताना मुश्किल है। तो हम किसी भी चीज पे निर्भर ना करें, और जो हमारे धरती माता हमारे संरक्षण के लिए जो उगाता है उसमें कोई शक नहीं होता है, वो बिल्कुल पवित्र होता है और वही हमारे शरीर को और पवित्र बनाता है। और हम कुछ दिनों तक मसालेदार या चटपटा खाना नहीं खाएं 10 दिन जब हम रहते हैं पृथकवास में, तो वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। शरीर को थोड़ा और सुस्ती मिलती है, शरीर को और रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी घर का बना हुआ चावल दाल रोटी सब्जी जो मिलती है यही खाते रहो, इसमें प्रचुर मात्रा में हमको विटामिन मिलती है और आपको आर्टिफिशियल चीजों पे निर्भर ना करना पड़े। इस वक्त हम नहीं जानते हैं कि हमारा शरीर का जरा सा भी ताकत कम जाए तो ये वायरस से हम लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम कोई भी दवाई को लेने से मना करते हैं। और जब तक इसके बारे में सटीक जानकारी ना हो तब तक आप, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। एक बात और कहना चाहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अब मेरा एक और कहावत है, दरवाजा करो बंद तब रहेगा दम। दरवाजा करो बंद, दरवाजे को बंद रखिए, दरवाजा बंद रखिए। अभी अभी जब भी लक्षण दिखाई दे दरवाजा बंद रहिए और तब आएगा आपके अंदर में दम। ये मूल मंत्र है मेरा आज का। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। जब कोई व्यक्ति कोरोना से, एक तरीके से जैसे मैं ही कोरोना संक्रमण में गया और उसके बाद उससे बाहर आ गया, निगेटिव हो गया, तो क्या हम अगर बात करें तो क्या हम लोगों के अंदर इम्यूनिटी आती है इस वायरस को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर? क्या दोबारा हो सकता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर आदमी बिना दवाई का अपने ताकत से, जैसा कि आप मेरे संपर्क में रहे और फिर आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिली, या आप खुद स्वयं गवाह हैं कि जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा पालन किया, तो आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया। आप इस रोग से ग्रस्त नहीं हुए और आपकी कोई भी तरह का आपको ना तो पैसा खर्चा हुआ ना कहीं जाना पड़ा। घर के अंदर में से ही मैंने आपको फोन पे सलाह दिया और ये सिद्धार्थ जी आपको मालूम है कि आपने मेरी बात मानी। जो मेरा बात मानता है मैंने देखा उनको जरूर फायदा पहुंचता है। ये एक कुदरती बात होती है, डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करने से मरीज को हमेशा फायदा मिलता है। इसीलिए अपना ना करे, डॉक्टरों का सुने। डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा आपसे ज्यादा जानकार होते हैं, तो उनका अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जैसा कि आपने बोला कि आप एक एक चीज मैं भूल गया, एक सवाल आपका मन में था, आप अभी बता रहे थे, कृपया आप उसको दोहराएंगे? मैं ये कह रहा था कि अगर मान लिया मैं कोरोना वायरस से अब फ्री हो गया, ठीक है, बीमारी हाँ, नहीं है, एंटीबॉडी, क्या अब हम हाँ दोबारा जो है उससे ग्रसित हो सकते हैं? हाँ, ये सवाल है। तो जो आदमी बिना दवाई का अपनी शक्ति से इस कोरोना वायरस को माने हराने में सक्षम होगा, उसके अंदर में जाहिर है एंटीबॉडी बन रही है। और जो कोरोना से निकल के आएगा वो प्लाज्मा डोनेशन कर सकता है, आपको जैसा कि मालूम है। हालांकि मैं प्लाज्मा डोनेशन के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हम कहते हैं कि आपके अंदर में एंटीबॉडी तो बनती है। तो जब एंटीबॉडी बनती है और वो भी नेचुरल वे में बनती है, इसका मतलब आप जो है वैज्ञानिक तौर पे और प्राकृतिक रूप से आपको जो वैक्सीन मिला, आपके बदन में समुचित मात्रा में एंटीबॉडी बना, वो आपको काफी तक बचाव करती है और स्वयं की प्रतिरोधक शक्ति आपकी बहुत ज्यादा कई गुना तक बढ़ सकती है। और रहा बात आप आगे ग्रस्त हो सकते हैं या नहीं ग्रस्त हो सकते हैं, इसके बारे में अभी तक सही जानकारी नहीं है, क्योंकि हर वक्त वायरस का रूप चेंज हो रहा है। ये वायरस बहुरूपिया है, इसके अंदर में बहुत सारे बदलाव आते आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहना अभी तक सटीक मुश्किल है कि आप ग्रस्त नहीं होंगे। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, हाथ को बार बार धोते रहिए। तो समाज में अभी क्या परिवर्तन आने वाला है, भगवान हमसे क्या परीक्षा लेने वाला है, ये हमें नहीं जानकारी है। लेकिन ये है कि आपकी प्रतिरोधक कई गुना तक बढ़ गया है और आपके चांसेस मेरे ख्याल से बहुत कम हो जाता है और आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन लापरवाही ना मन करते, यही मेरे आपसे गुजारिश है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, छोटा सा मेरे दिमाग में आया।
एक चीज और आपने जोड़ दी थी कि जब आप कोरोना से ग्रस्त होते हैं तो उस जी दौरान आपने कहा कि 15-15 मिनट या 20-20 मिनट आपको धूप में बैठना है सुबह शाम। जी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि आपकी जो जब एंटीबॉडी बड़ी बॉडी का बनता है या बॉडी जब एक बहुत संघर्षरत रहता है, तो वो हमेशा उसको उसको और दुगना-तिगना बढ़ाने के लिए उसको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स होता है आपका सूरज की रोशनी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर हल्के धूप में अपने शरीर को दिखाएँ, ताकि वो प्रचुर मात्रा में विटामिन डी आपको कुदरत से मिले, ना कि विटामिन डी की गोली और सैचेट से। तो इसलिए मैंने आपको ये सलाह दी थी, थोड़ा-सा हवा लें, थोड़ी-सी ताज़ी धूप लें और थोड़ी-सी वॉक करें, मतलब अपने पैदल चलें, घर के अंदर में, बाहर ना जाएँ। तो ये सारी सलाह हमने आपको इसीलिए दिया था, ताकि आपको एक विटामिन की कमी जो विटामिन डी है, वो आपको मिले और इसी के उद्देश्य से मैंने आपको ये सलाह दी। डॉक्टर बीके डे एक इसलिए हम आपको बार-बार बीके डे साहब से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम मरीज ठीक किए हैं और वो भी बगैर दवा के। यानी अपनी ऐसी सलाह दी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नहीं तो फिर अस्पताल पहुँच जाइए, बाकी जो है भगवान भरोसे आप हो जाएँगे। तो ये स्थिति है और डॉक्टर डे आपका ढेर सारा धन्यवाद हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम लोगों को जानकारी देने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सुना और जीवन में अपनाएँ, स्वस्थ रहें। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। भगवान आपकी रक्षा करे और आप अपने आप को स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और हम सबको चाहेंगे कि सरकारी जो भी आदेश आते रहें, उनका पालन करें, वैक्सीन लगवाएँ, कोई तरह का अपने मन में संचय ना रखें। सही वक़्त पे सही काम, सही ज्ञान आपको लाभ देगा। इसलिए आप हमेशा सजग रहें, सबल रहें और शक्तिशाली बनें। हमारा देश का आज का कामना यही है। आप धन्यवाद। तो डॉक्टर डे को ढेर सारा धन्यवाद और हमारे न्यूज़ स्टेशन को आप देखते रहिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए क्योंकि तमाम लोग हैं जिनको इस जानकारी की ज़रूरत है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।